नमस्कार बेटा, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 10 से संबंधित महत्वपूर्ण विषय जो हमारे लेखन और अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और वो शीर्षक दिया गया है यहाँ पर कक्षा 10 का लेखन अभिव्यक्ति का लेखन कला से संबंधित जो प्रश्न है वो है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन, तो इसके बारे में न केवल एक संक्षिप्त जानकारी बल्कि एक पूरा जो विस्तृत ज्ञान क्रम है उसको जानना आवश्यक है। बेटा, लघु कथा लेखन जो आपकी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है, लगभग उसी का हिंदी रूप है। अब ये लघु कथा लेखन क्या है? आपने देखा है कि पुराने समय में जो दादी या नानी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमें कहानियां कहा करते थे या जो लेखकों के द्वारा कहानियां लिखी गई थी जिसमें थी पंचतंत्र की कहानियां जो हमें वास्तव में पशु पक्षियों की थी, जानवरों की थी, परियों की थी, राजाओं की थी। ये कहानियां क्या थी? उस समय के सामाजिक घटनाक्रम को हमारे सामने प्रस्तुत करती थी और जीवन के एक पक्ष से संबंधित होती थी, पूरे जीवन के कालक्रम से नहीं, जीवन के एक विशेष पक्ष से संबंधित होती थी, यानी जीवन के विस्तृत परिदृश्य में से किसी एक विशेष घटना या प्रसंग के संबंध में जानकारी, और ये जानकारी किसके द्वारा दी जाती थी? उस संबंधित कहानी के द्वारा। और जब इस कहानी को हम सुन लेते थे तो उस कहानी को सुनने, पढ़ने या लिखने से हमें क्या होता था? अंत में जो अंतिम चरण होता था उस कहानी का, तो वहां पर वो एक आदर्श की स्थापना करते थी। आपने प्रेमचंद की कई कहानियां पढ़ी हुई है जिसमें उन्होंने सामाजिक जीवन में से ही कुछ चरित्र लिए, उन पात्रों को कथानक में शामिल किया, कहानी में शामिल किया, वहां की उसी माहौल को वहां अपनी कहानी में भाषा शैली के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए विषम परिस्थितियों को बता करके लास्ट में यानी अंत में एक आदर्श रूप की कल्पना की कि अगर ऐसा होता तो ये कहानी इस ढंग से खत्म होती और ये कहानी आज भी हमें कुछ ना कुछ सीख या शिक्षा देती है, जो अच्छे चरित्र से संबंधित भी हो सकती है। जैसे नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी क्या है? जिसके अंदर एक जो व्यक्ति है वो है तो बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसके पिता जो है वंशीधर जी, जो मुंशी होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे को अगर नौकरी मिल जाए तो सही है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में जो मासिक वेतन आता है वो तो है ही, उस मासिक वेतन के अलावा जो ऊपरी आमदनी होती है उससे हमारा घर खर्च अच्छे ढंग से चलेगा। लेकिन वहां जो वंशीधर जी का बेटा है वो क्या करता है कि इस तरह के किसी भी नौकरी पेशा पद को लाभ का पद बनाकर अपने पास नहीं रखता, क्योंकि उसका मोटिव क्या है कि मैं एक ईमानदार अधिकारी के रूप में अपना कार्य करना चाहता हूं। तो ये कहानी भी हमें क्या दे रही है? एक सीख दे रही है जिसमें बताया है कि वास्तव में व्यक्ति को अपने पद का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। और कहानियां भी आप लोगों ने सुन रखी है या पढ़ रखी है, जिसमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी, विक्रमादित्य की कहानी, पशु पक्षियों से संबंधित है, जैसे चालाक खरगोश था, धूर्त श्रद्धा था। ये सारी कहानियां क्या है? ये कहानियां उस समय के परिदृश्य को हमारे सामने उपस्थित करती है और वही के उन पात्रों के द्वारा जो संवाद स्थापित होता है उसके द्वारा एक घटनाक्रम को हमारे सामने रोचक ढंग से उपस्थित करती है। तो चलिए, लघु कथा लेखन क्या है इसके विषय में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के तौर पे हम क्या कहेंगे कि लघु कथा लेखन मुख्य रूप से शब्द में दो शब्द शामिल हैं। एक तो है यहाँ पे लघु और दूसरा है कथा। लघु यानी जो आकार में बहुत छोटी हो और कथा यानी जिसमें कथा तत्व यानी कथानक हो। कथानक को आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पे विषय वस्तु हो, यानी जब किसी कथानक या विषय वस्तु को, जिसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? ये घटना से संबंधित हो सकता है या जीवन के विशेष प्रसंग से संबंधित हो सकता है। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि कहानी क्या है जिसमें किसी विशेष घटना या प्रसंग के बारे में उस जानकारी को बहुत रोचक ढंग से हमारे सामने लघु आकार में उपस्थित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, वही क्या कहलाता है? लघु कथा लेखन कहलाता है।
तो हमने अब इस सामान्य परिचय में से ही इसकी क्या हासिल कर ली, परिभाषा हासिल कर ली। परिभाषा के तौर पे हमने क्या ज्ञात किया कि जीवन के परिदृश्य में से किसी विशेष घटना या प्रसंग का रोचक ढंग से लघु आकार में, लघु यानी कम शब्दों में या संक्षिप्त आकार में अभिव्यक्ति देना ही लघु कथा लेखन कहलाता है। ठीक है, तो सामान्य परिचय के तौर पे हमने कहा कि लघु कथा लेखन मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है लघु यानी जो आकार में लघु हो, और एक शब्द है कथा यानी जिसमें कोई कथानक, कोई विषय वस्तु, कोई प्रसंग या कोई घटना हो। अब हम इसी के आधार पर इसकी परिभाषा पर रहते हैं कि जब किसी जीवन के परिदृश्य से संबंधित किसी विशेष घटना या प्रसंग की रोचक जानकारी लघु आकार में दी जाए, वही क्या कहलाता है, लघु कथा लेखन। और हिंदी के पाठ्यक्रम में कक्षा 10 में सेक्शन 4 में यानी जो भाग 4 आएगा, उस भाग 4 में जो अंतिम प्रश्न है, वो अंतिम प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न आएगा आपका लघु कथा लेखन से संबंधित, जिसमें शब्द सीमा दी गई है आपको 100 से 120 शब्द सीमा में। आपको कोई ना कोई शीर्षक दे दिया जाएगा या आपको कुछ हिंट दे दिए जाएंगे, उन्हीं को मानते हुए मुख्य बिंदुओं या महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए आपको जो है एक कहानी का क्रम बनाना है, अपनी भाषा की अभिव्यक्ति के द्वारा, अपनी कल्पना का समावेश करते हुए, अपनी मौलिक अभिव्यक्ति को अपनाते हुए, यानी रचनात्मक कौशल आप लोगों को ही दिखाना है। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक 5 अंक का आएगा। ठीक है, तो हिंदी के पाठ्यक्रम में जो लेखन अभिव्यक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है, पहले 5 नंबर का आपका यहाँ पर 6 नंबर का आ गया अनुच्छेद, उसके बाद आ गया पत्र, उसके बाद आ गया नोटिस, फिर आ गया विज्ञापन, और अंतिम है आपका लघु कथा लेखन, जो 5 अंक का आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और यही लघु कथा लेखन यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। तो हमने 2 बातें जानी, एक तो लघु कथा का सामान्य परिचय क्या है और इस लघु कथा लेखन को परिभाषित कैसे किया जाएगा। अब बात आती है लघु कथा लेखन में ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां कितने प्रकार की होती है, यानी अब दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, कहानी के प्रकार। अब ये लघु कथा लेखन में जो कहानियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। कहानी के प्रकार अगर हम माने तो एक तो होती है यहाँ पर विस्तृत और वर्णनात्मक कहानी, ठीक है ना, विस्तृत और वर्णनात्मक कहानी। दूसरा यहाँ पर आता है लघु कथा यानी छोटी छोटी कहानियां। आपको पता है कि पुराने समय में जो विस्तृत और वर्णनात्मक कहानियां कही जाती थी वो किसी राजाओं से संबंधित, पुराने किसी वंशज से संबंधित, पुराने पशु पक्षियों से संबंधित होती थी, है ना, और वो बहुत विस्तार से लिखी जाती थी। ठीक है, और विस्तार से लगभग 200 शब्द, 250 शब्द, 300 शब्दों में उसकी शब्द सीमा रखी जाती थी, और अंत में वो कहानी कोई ना कोई उद्देश्य जो है हमारे सामने सिद्ध करती थी। लेकिन आज के समय में इन कहानियों का परिदृश्य बदल गया है, यानी अब इनकी रूपरेखा जो हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है वो संक्षिप्त आकार में होती है, और ये कहानियां किसी पशु पक्षी या राजाओं से संबंधित नहीं होती, बल्कि जीवन के ही किसी पक्ष से संबंधित होती है ना, जीवन के किसी पक्ष से संबंधित होती है। यानी ये कहानियां व्यवहारिक और सामाजिक धरातल पर आधारित होती हैं, जिसमें परियां या फिर जो ईश्वर के जो दूत आते हैं या फिर किसी भगवान के किसी देवता के स्वरूप से संबंधित, जैसे ये जो कहानियां होती हैं, इनको आज के समय में स्थान नहीं दिया गया है। ये जीवन के पक्ष से संबंधित होती है, यानी सामाजिक धरातल और व्यवहारिक धरातल पर उसको जो है स्थापित किया गया है। तो वैसे देखा जाए तो आकार के आधार पर कहानी 2 प्रकार की है, एक तो विस्तृत कहानियां और दूसरी लघु कहानियां। आज के समय में लघु कहानियों के इसी जो प्रारूप है उसे अपनाया गया है,
और वैसे देखा जाए तो कहानी संरचना के आधार पर, किस आधार पर कौन कौन सी होती है उसके प्रकार देखिए। हमने यहाँ पे देखा, एक तो होती है वर्णनात्मक कहानियां जिसमें वर्णन ही वर्णन दिया जाता है, एक विस्तृत जो है उसको आकार दे दिया जाता है। दूसरी कहानी आती है संवादात्मक कहानी, जिसमें कहानी के कथानक को जो पात्र है वो आपस में संवाद स्थापित करते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं। और तीसरी कहानी आती है वो कहलाती है मिश्रित कहानी, यानी इस स्वरूप को आज के समय में अपनाया गया है, जिसमें कहानी में वर्णनात्मक पक्ष तो होता ही है, लेकिन जो कहानी के पात्र है वो कहीं कहीं पर आपस में संवाद भी स्थापित करते हैं। इस प्रकार इस कहानी की रूपरेखा को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। ये कहानी कहलाती है वर्णनात्मक और संवादात्मक का मिश्रित रूप, और इसे लघु कथा लेखन में आज शामिल किया गया है। तो कहानी जब हम लिखेंगे कि कहानी किन आधारों पर लिखी जाए, यानी कहानी के जो ये प्रकार है, इन कहानियों में कौन कौन से महत्वपूर्ण हिस्से हैं, कौन कौन सा महत्वपूर्ण अंग है जिनको शामिल किया जाए। तो अगला हम यहाँ पे टॉपिक मेंशन करते हैं, वो है कहानी के महत्वपूर्ण अंग। यानी जब भी हम कहानी लिखते हैं तो किन किन अंगों के साथ इस कहानी का विस्तार किया जाना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कहानी के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई विषय वस्तु, यानी कोई ना कोई कथानक होना चाहिए ना। इस कथानक को ही हम इस कहानी के माध्यम से विस्तार देते हैं। ठीक है, इस कथानक को विस्तार देने के लिए हम अपने आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, बल्कि इसमें हम क्या करेंगे, इसके पात्रों का सृजन करेंगे। यानी कुछ ऐसे चारित्रिक पात्र होने चाहिए जो इस कथानक को विस्तार देते हैं, यानी कहानी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इन पात्रों में भी क्या होना चाहिए, पात्रानुकूल संवाद होने चाहिए, यानी पात्रानुकूल संवाद। ये जो यहाँ पे कैरेक्टर रखे गए हैं, ये जो कैरेक्टर है आपसी बातचीत के द्वारा ये जो उस कहानी को और ज्यादा आगे की ओर बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो पात्र है, ये जो पात्र के अंदर संवाद है, ये जो कहानी की विषय वस्तु है, इसको अभिव्यक्ति कैसी मिलेगी कि साथ साथ में कहानी पर हम यथास्थान निरंतरता बरतते हुए कहानी के लिए एक उचित वातावरण या माहौल का सृजन करें। यानी कहानी जिस परिप्रेक्ष्य में लिखी जा रही है उस समय के वातावरण को भी वहां पर अभिव्यक्ति दी जाए। तो उचित या संबंधित या तात्कालीन समय के वातावरण में उस समय की विषय वस्तु को वही के कुछ विशेष पात्रों के द्वारा आपस में संवाद स्थापित करते हुए जब विस्तार दिया जाता है तो वो कहानी अंत में कहाँ जाती है, अंत में किसी न किसी उद्देश्य को लेकर समाप्त होती है, और ये उद्देश्य जो है समाज के लिए एक विशेष सीख का सृजन करता है। यानी जब कहानी का पूरा क्रम हमने लिखा तो कहानी अंत में हमें क्या देती है, कोई ना कोई मॉरल, कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य देती है। तो ये थे हमारी कहानी के महत्वपूर्ण अंग। कहानी की विषय वस्तु होनी चाहिए, उस विषय वस्तु के अंदर कोई पात्र होने चाहिए, ये पात्र आपस में संवाद के द्वारा उस कहानी को विस्तार देते हो। जब भी कहानी को विस्तार दें तो उस समय जो कहानी हम लिख रहे हैं उस कहानी से संबंधित समय को भी, यानी वातावरण और माहौल को भी प्रकट किया जाना जरूरी है, और ये कहानी अंत में कोई ना कोई उद्देश्य हमें अवश्य देती हो, तभी वो कहानी एक उचित कहानी मानी जाएगी। ठीक है, तो अब जो है कहानी का सामान्य परिचय, कहानी की परिभाषा, कहानियों के प्रकार और कहानी के महत्वपूर्ण अंग। अब बात आती है कि कहानी के समय मुख्य रूप से कहानी लेखन के उद्देश्य क्या है, यानी कहानी लेखन के उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें, कहानी लेखन के महत्वपूर्ण उद्देश्य। सबसे पहली बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि आपके पाठ्यक्रम में कहानी लेखन को क्यों शामिल किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में कहानी लेखन को इसलिए शामिल किया गया है ताकि आपके भीतर रचनात्मकता और सृजनात्मकता कौशल का विकास हो सके। यानी हम खुद किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाकर जो है एक अच्छी मौलिक रचना का सृजन करें। मौलिक रचना जिसके विषय में हमने किसी पुरानी कहानी की कॉपी या नकल नहीं की है, या जो पुराने संस्कारों के रूप में हमारे दिमाग में जो पड़ी है उसी को नहीं लिखा है, बल्कि हमने खुद ने
मेहनत करके और उसे लिखा है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपकी मौलिकता का परिचय। मौलिकता यानी आप नवीनता का परिचय दे रही हो, यानी पुराने किसी टॉपिक की, पुराने किसी कहानी की, पुरानी किसी कथा वस्तु की नकल नहीं कर रहे हो। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, कल्पना शक्ति का विकास। जब भी कोई टॉपिक दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा उस टॉपिक को लेकर के तरह तरह की सोच विकसित करेगा और उस सोच को जो है वो लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त करेगा। जब भी एग्जामिनर के पास उस बच्चे के द्वारा लिखी गई कहानी जाएगी तो जो एग्जामिनर उसे पढ़ेगा, परीक्षक जब उसे पढ़ेगा तो वो क्या देखेगा कि वास्तव में इस बच्चे का सोचने का नजरिया कैसा है, और जो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। नजरिया आपका, सोचने का ढंग आपका सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास करेगी। कल्पना शक्ति के विकास के साथ साथ क्या आएगी? साथ में आपके अनुभवों को भी प्रकट करेगी। यानी आपने अपने अलग अलग कक्षा स्तर पर, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने अध्यापकों के साथ, अपने जो विद्यालय का परिवेश है उससे कहीं ना कुछ सीखा है, और उसी सीख को, उसी अनुभव को आप किसमें अभिव्यक्ति दोगे? अपनी लघु कथा लेखन में भी अभिव्यक्ति दोगे। यानी रचनात्मकता का परिचय होगा, जिससे मौलिकता का सृजन होगा। मौलिकता के साथ साथ आप अपनी कल्पना शक्ति का भी विकास करोगे। कल्पना शक्ति का विकास करने के साथ साथ आप उसमें अपने अनुभवों को भी साझा करोगे। ठीक है, जब अनुभवों को साझा करोगे तो क्या करोगे? आप अपनी भाषा शैली को भी क्या बनाओगे? उत्कृष्ट बनाओगे। यानी जब भी आप कहानी लेखन करोगे तो आप सोचोगे कि जब मैं कहानी लिख रहा हूं तो क्यों ना ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करूं जो मेरी कहानी को और ज्यादा रोचक बनाते हैं, और ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। अगर ऐसा प्रयोग आप अपनी भाषा शैली में अपनाओगे तो आपकी भाषा शैली क्या होगी? और ज्यादा निखर कर सामने आएगी। यानी भाषा शैली को भी उत्कृष्ट बनाना इस कहानी लेखन का उद्देश्य है। साथ में किसी भी व्यक्ति के भीतर छिपे हुए कवि या लेखक के गुणों को मुखर अभिव्यक्ति देना। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई कला होती है। वो व्यक्ति जो है अपनी उस कला को अपने भीतर जो है संकोच के कारण छिपाए रखता है। लेकिन जब लघु कथा लेखन का ये शीर्षक अपनाया जाएगा, उसको सोचने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु दे दिए जाएंगे। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ उसके अंदर कोई कविता फूटेगी, यानी उसका प्रस्फुटन होएगा, उसके बारे में वो चिंतन करेगा और चिंतन के साथ साथ नवीन पंक्तियों का सृजन करेगा, या फिर एक अच्छे लेखक के रूप में वो सुंदर भाषा का प्रयोग करते हुए एक सुंदर सी रचना वहां पर लिख कर लाएगा, जिसके कारण आपके भीतर जो कवि या लेखक के गुण छिपे हुए हैं उनको मुखरित अभिव्यक्ति मिल जाएगी। यानी वो गुण जो है और ज्यादा विकसित होने लगेंगे। इसके साथ साथ क्या है, उस कहानी जब भी लिखी जाएगी वो व्यक्ति को क्या करेगी? सामाजिक जीवन से जोड़ेगी। यानी व्यक्ति का जो जुड़ाव है, व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज से जुड़ा हुआ है। जब भी वो अपनी कहानी का लेखन करेगा, किसी न किसी दोस्त का जो है वहां पर वृत्तांत बताएगा, अपने माता पिता का, किसी अध्यापक का, या किसी और समाज में रहने वाले व्यक्ति के विषय में वो जानकारी देगा। अपने आप को उससे जोड़कर अपनी उस कहानी के विषय को आगे की ओर बढ़ाएगा। यहाँ पर क्या पता चलेगा? उस व्यक्ति के भीतर सामाजिकता का भी गुण है, यानी वो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वो सामाजिक धरातल से भी अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब भी कहानी वो लिखेगा तो बच्चा जब वो कोई कहानी लिख रहा है तो क्या करेगा? वो उस कहानी में एक आदर्श चरित्र की भूमिका निभाएगा। यानी जो भी वहां पर कैरेक्टर दिए जा रहे हैं, उन कैरेक्टर में यानी पात्रों में जो संवाद हो रहे हैं, अंत में वो पात्र जो है कोई ना कोई आदर्श यानी एक आइडल रूप हमारे सामने लेकर के आएगा। और ये आइडल रूप हमें क्या कहेगा? ये आइडल रूप हमें कोई ना कोई जीवनादर्श या सीख अवश्य देकर जाएंगे। यानी यही सीख
हमारे समाज के लिए या हमारी भविष्य के पीढ़ियों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे। तो ये है कहानी लेखन के महत्वपूर्ण उद्देश्य। यानी कहानी लेखन को क्यों शामिल किया है, ताकि जो विषय वस्तु है उसके लिए बच्चा खुद अपनी रचनात्मकता का विकास करे। रचनात्मकता का विकास करने से क्या होगा, वो पुरानी परिपाटी की नकल नहीं करेगा, बल्कि जो कुछ भी लिखेगा वो नवीन ढंग से लिखेगा, जिससे उसमें मौलिकता का सृजन होगा। और जो भी कथानक दिया गया है उसको और ज्यादा विस्तार देने के लिए वो तरह तरह की कल्पनाएं करेगा। उन कल्पनाओं को अपने पुराने अनुभवों के साथ हमारे समक्ष साझा करेगा। जब भी ये इन अनुभवों को या अपनी कल्पनाओं को जो अभिव्यक्ति देगा, तो उसके लिए जो भाषा है उस भाषा को वो और ज्यादा स्वाभाविक बनाने का, प्रभावी बनाने का, रोचक बनाने का और आकर्षक बनाने का प्रयास करेगा, जिससे उसकी भाषा तो है ही, शैली यानी लिखने का तरीका और ज्यादा इंप्रूव होएगा। ठीक है। साथ में व्यक्ति के भीतर छिपे हुए कवि, कलाकार, लेखक के जो गुण है उनको मुखरित अभिव्यक्ति मिल जाएगी। व्यक्ति अपने आप को सामाजिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेगा। जो बच्चा है वो कहानी जब लिख रहा है तो अंत में उस कहानी के माध्यम से वो एक आइडल, जो भी कैरेक्टर है वो वहां पर हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। और यही आइडल कैरेक्टर जो है आने वाले समाज के लिए एक अच्छे जीवन मूल्य, एक अच्छी सोच, एक अच्छा जो सीख है वो वहां पर रखेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन हो सके। तो इस प्रकार जो है कहानी लेखन के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है। यानी कहानी का सामान्य परिचय, कहानी की परिभाषा, कहानी के प्रकार, कहानी के महत्वपूर्ण अंग और कहानी लेखन के उद्देश्य हमने अभी तक इस कक्षा में ज्ञात कर लिए हैं। अब बात आती है यहाँ पर कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब भी आप कहानी लेखन के लिए दिए गए महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ते हो, महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हो, तो कहानी लिखते समय हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात, कहानी लेखन के समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहली बात है, जब भी आप कहानी लिखो, कहानी में एक उचित निरंतरता होनी चाहिए। यानी गति के रूप में लय, गति यानी लयबद्ध, यानी गति के रूप में उसमें आपसी घटनाओं में तारतम्यता बनी रहे, एक निरंतरता बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि एक कहानी का जब आप लिख रहे हो तो लिखते लिखते ऐसा लगा कि ये कहानी यहीं पे टूट गई या यहाँ का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा टूट गया है और कहानी में एक अलग ही नया किस्सा चालू हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो आप कहानी लिख रही हो वो कहानी कथा वस्तु के अनुकूल हो। यानी जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से रिलेट करके आपको उस कहानी का विकास करना है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ करके आप मन से कोई कहानी लिख रहे हो तो वो कहानी वहां पर सही नहीं मानी जाएगी। जो कहानी आप लिख रहे हो उसमें पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए, पात्रानुकूल भाषा और वहां का माहौल सृजन करना चाहिए। कहानी की जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप कहानी लेखन करोगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो आपने वहां पे कैरेक्टर लिए, कहानी में कोई ना कोई तो महत्वपूर्ण पात्र होएगा। जैसे एक राजा था या एक बच्चा था, एक चिड़िया थी, कोई ना कोई पात्र है। वो पात्र जो है अपनी अच्छी संवाद के द्वारा, अपने आपसी बातचीत के द्वारा जो कहानी का विस्तार करते हैं। तो जो लेखक है यानी कहानी लेखन करने वाला है, वो कहानी लेखन करता क्या करेगा, वैसा का वैसा एक माहौल सृजन करेगा। अब जैसे चिड़िया है तो आप वहां पे क्या लिखोगे, एक बार एक जंगल था, ठीक है, और उस जंगल में एक पेड़ था, उस पेड़ पर चिड़िया का आश्रय था, ऐसे ही शुरुआत होगी। या किसी मित्र से संबंधित है तो विद्यालय या बचपन के दिन थे और हम खेल के मैदान में खेल रहे थे, तो उस समय उस माहौल को वहां पर सृजित किया जाना भी आवश्यक है। जब भी आप कहानी लिखे तो कहानी जो है पाठक में एक जिज्ञासा को बनाए रखे। यानी पाठक हर समय जब कहानी पढ़ रहे हैं ना तो उसमें जानने की इच्छा बनी रहे और उसे जानने की इच्छा से वो पाठक बार बार प्रेरित होगा कि इस कहानी को क्यों ना पूरी पढ़ी जाए, ताकि ये कहानी हमें क्या कहना चाहती है वो हमें पता चल जाएगा। यानी कहानी ऐसी होनी चाहिए जो पाठक के भीतर की जिज्ञासा को
बनाए रखें। और पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहानी में रचनात्मकता होनी चाहिए, यानी कहानी रोचक होनी चाहिए। इसी को हम कह सकते हैं कि कहानी मौलिक होनी चाहिए। किसी पुरानी कहानी की नकल करके या फिर जो एज इट इज उसी को लिख देना, वो वहां पर आपकी रचनात्मकता सृजनात्मकता का परिचय नहीं माना जाएगा। तो कहानी लिखते समय महत्वपूर्ण चीजें क्या है? एक तो कहानी में निरंतरता होनी चाहिए, लगातार वो आगे की ओर बढ़ रही है, यानी जिस सीख को, जिस उद्देश्य को निर्धारित करके वो कहानी लिखी गई है उसकी ओर ही वो गमन करती हो, उन्मुख होती हो। और कहानी का जो मुख्य कथानक दिया गया है उस कथानक से संबंधित हो। पात्र जो है वहां पर वो उनकी भाषा और पात्र के लिए जो माहौल है वो भी उस कहानी में अच्छे ढंग से अभिव्यक्त हो। कहानी जब भी पाठक पढ़ रहे हो तो कहानी की एक ही पंक्ति जो है उसे प्रेरित करे कि अरे यार पढ़ता हूँ, आगे क्या होगा, देखते हैं आगे क्या होगा। उसकी जिज्ञासा को बनाए और बढ़ाए और उसको पूर्ण करने के लिए पाठक उस कहानी का पूरा अध्ययन करे। और जब भी कहानी लिखो तो उसमें अपनी रचनात्मकता का परिचय दो, यानी मौलिक ढंग से लिखो, किसी पुरानी चीज की नकल करते हुए लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में क्या है कि महत्वपूर्ण चीज वो आपके यहाँ दी गई है कि कहानी उचित शब्द सीमा में ही लिखें। और वो शब्द सीमा क्या है? 100 से 120 शब्दों के भीतर। यानी एक पंक्ति में अगर 10 शब्द आते हैं तो लगभग उस कहानी को हमें उतनी ही पंक्तियों में पूर्ण करने की कोशिश करनी है। हाँ, 120 से 130 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, इसमें ज्यादा खासा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप उसे 150 और 200 शब्दों के बना दोगे तो वहां पर वो उचित नहीं मानी जाएगी। वहां पर आपको वहां जो अंक है, निर्धारित अंक है, उनमें से आपके अंक थोड़े काट भी दिए जाएंगे। साथ साथ में अगर आपको कहानी की भाषा को इंप्रेसिव करना है तो आप क्या करोगे? उस कहानी को थोड़ा हास्यास्पद रूप देना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग रूप देना है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर कोई ना कोई कविता, कोई ना कोई सुक्ति, कोई ना कोई लोकोक्ति, कोई ना कोई मुहावरा आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कहानी जो है और ज्यादा रोचक बन जाए। इनका प्रयोग भी लाजमी है, इनका प्रयोग भी वहां होना आवश्यक है। तो इस ढंग से आप कहानी लेखन करेंगे। तो मैंने आपको बताया भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, माहौल का सृजन होना चाहिए, कथा वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए, पाठक की जिज्ञासा को शांत भी करे और बढ़ाए भी। साथ साथ में रचनात्मकता होनी चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखें, कविता, सुक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए आप अपनी कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग रूप दे सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने कहानी लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब बेटा बात आती है कहानी आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें किस ढंग से प्रस्तुत की जाएगी, कहानी किस ढंग से पूछी जाएगी, जो परीक्षक है उसके कहानी पूछने का तरीका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी परीक्षक जो है वो कहानी पूछेगा तो उसमें क्या होगा, जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाएंगे, जो हिंट दिए जाएंगे, वो अधिक से अधिक शब्दों में होंगे, पहला तरीका। या जो आपको हिंट दिए जाएंगे वो कम से कम शब्दों में, ठीक है। या जो आपको हिंट दिया जाएगा वो कहानी की शुरुआती पंक्ति होगी, यानी शुरुआत की एक पंक्ति दे दी और उसी पे आपको कहानी लिखनी है। मान लो मैंने जैसे और चौथा तरीका क्या होगा? चौथा तरीका होगा या कहानी की अंतिम पंक्ति या अंतिम सीख दे दी, उस सीख को अभिव्यक्त करने के लिए कहानी लिखो, ये आपको दे दिया जाएगा। मान लो मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि जो भी परीक्षक है उसने दिया, जैसे टाइटल दिया अधिक से अधिक शब्दों में आपको कहानी लेखन करना है, तो अधिक से अधिक शब्दों में वो क्या हिंट देगा? दो भाई घर में अकेले, आतंकवादियों की जानकारी वाली फाइल, आतंकवादियों का घर में प्रवेश, उन्हें कमरे में बंद करना और पकड़वा देना, ये अधिक से अधिक हिंट दे दिया आपको। अब इस पे वो दो भाई कौन है, उनका नामकरण आप करोगे, कैसे उनके घर में वो फाइल आई, तो यानी कौन बंदा है जो उस फाइल को लेकर आया, उस फाइल में सारी जानकारी थी। अब उस जानकारी को हासिल करने के लिए आतंकवादी खुद उनके घर में आ गए, बच्चे अकेले थे, डरे नहीं, घबराए नहीं, उन्होंने क्या ऐसी युक्ति सोची जिसके माध्यम से उन्होंने आतंकवादियों को एक कमरे में बंद कर दिया और बंद करके उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और वहां पर पुलिस ने आकर उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। तो इस पूरे कथानक को पात्रों के साथ, अच्छी भाषा के साथ, उस माहौल के साथ, भाई घर में अकेले थे, ये माहौल आपने वहां पे दर्शाया है, ये आप एक कहानी का रूप दोगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा हिंट दिए हैं और लास्ट में आप लिखोगे ये कहानी
सीख देती है या मॉरल देती है, वो मॉरल सूझबूझ से समस्त काम सिद्ध होते हैं। यहाँ पर आप उस सीख को मेंशन करोगे। सीख हमेशा कम से कम शब्दों में, गागर में सागर बनने वाली स्थिति के साथ आनी चाहिए। या कम शब्दों में अगर आपसे कहानी पूछी जाए तो कम शब्दों में कहानी, जैसे एक हिंट दिया कि भाग्य नहीं कर्म फलते हैं, भाग्य नहीं कर्म फलते हैं, तो कहानी की शुरुआत गीता के उपदेश से भी कर सकते हो। कहानी की शुरुआत भाग्य भरोसे जो रहे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। ये कहानी जो है इसी मुख्य उक्ति को या कहावत को सिद्ध करती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार एक, फिर आप कहानी का विस्तार दोगे, उसमें पात्र होंगे, उन पात्रों में संवाद होंगे, उनकी भाषा होगी, वैसा माहौल होगा और अंत में एक आदर्श स्थिति वो कहानी कायम करेगी। तो इस तरह आज हमने कहानी लेखन का एक परिचय प्राप्त किया। कल की कक्षा में हम अच्छे उदाहरणों के माध्यम से कहानी लेखन कैसे किया जाता है उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। धन्यवाद बेटा आप सभी का, आपने एकाग्र ढंग से मेरी सारी बात सुनी जो आपके लिए ही आवश्यक है, ताकि आप इस 5 अंक को कहीं भी किसी भी हालत में खो नहीं सको, उसको हासिल कर सको। धन्यवाद बेटा बहुत बहुत।